आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ बोन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पूरा चैप्टर बोन्स वाला अपने पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बावजूद भी मैंने ये अक्सर देखा है कि कई बच्चे जो है वो कार्टिलेजियस बोन्स क्या होती है, मेम्ब्रेनस बोन्स क्या होती है, राइट, सेसेमोइड बोन्स क्या होती है, विसल बोन्स क्या होती है, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कई बार इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग पूरा के पूरा बोन्स वाला अभी टॉपिक पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये भी बताना यहाँ पर उचित रहेगा। सबसे पहले कार्टिलेजिनियस बोन्स, सबसे पहले क्या चीज है, कार्टिलेजिनियस बोन्स या उपास्थि जात अस्थियां, या हम कहेंगे रिप्लेसिंग बोन्स भी कह सकते हैं इनको, प्रतिस्थापी अस्थियां, या इनको एंडोकॉन्ड्रल बोन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं वो है व्हाट आर कार्टिलेजिनियस बोन्स और द रिप्लेसिंग बोन्स। उपास्थि जात या प्रतिस्थापी अस्थियां क्या होती है उसको समझने की कोशिश करें। इनका परिवर्धन उपास्थि से होता है। नेचुरल है कि उपास्थि जात मतलब इनका जो परिवर्तन हुआ है वो किससे हुआ है, उपास्थि से हुआ है। और उपास्थि तो आपने मेरी क्लासेस में पढ़ी है। उपास्थि क्या होती है, कार्टिलेज। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि उपास्थि के अस्थि भवन से, यानी कि उपास्थि के ऑसिफिकेशन से किसका निर्माण होता है, उपास्थि जात अस्थि का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर से बता दूं, इनका परिवर्धन उपास्थि से होता है या उपास्थि के अस्थि भवन से होता है। क्लियर। इस प्रकार की अस्थियों के निर्माण के लिए दो प्रकार की सेल्स आवश्यक होती है। याद रखना, कितने प्रकार की सेल्स आवश्यक होती है, दो प्रकार की सेल्स आवश्यक है। यदि हमें उपास्थि जात अस्थि का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार की अस्थियों का निर्माण के लिए दो प्रकार की सेल्स आवश्यक होती है। एक का तो नाम है कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स और एक का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए जरा, देखिए उपास्थि जात अस्थि बनी किससे है, उपास्थि जात अस्थि बनी किससे है, राइट, उपास्थि से बनी होगी ना। तो उपास्थि के पदार्थ का पुनर्अवशोषण करती है। मतलब कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल जो है वो उपास्थि के अंदर भरे हुए पदार्थ को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। वापस से बोल रहा हूं, कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल जो होती है वो उपास्थि के अंदर भरे हुए पदार्थ का पुनर्अवशोषण यानी कि रीअब्सॉर्प्शन कर लेती है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वो उपास्थि में अस्थि के पदार्थ का निक्षेपण कर देती है, डिपोजिशन कर देती है। मतलब कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स ने तो उपास्थि के पदार्थ को रीअब्सॉर्ब कर लिया, बाहर निकाल दिया, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ने उपास्थि में अस्थि के पदार्थ का क्या कर दिया, डिपोजिशन कर दिया, निक्षेपण कर दिया। तो जिसके कारण क्या होगा, अस्थि के पदार्थ का निक्षेपण यदि उपास्थि में हो जाएगा तो बताओ उपास्थि का परिवर्तन जो है वो अस्थि में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या उपास्थि का प्रतिस्थापन अस्थि द्वारा हो गया। मतलब कि उपास्थि किससे प्रतिस्थापित हो गई, अस्थि के द्वारा प्रतिस्थापित हो गई। क्लियर है। शरीर की अधिकांश अस्थियां, जितने भी अस्थियां, शरीर की अधिकांश अस्थियां, जैसे कि फोर लिम्स की अस्थियां, हाइंड लिम्स की अस्थियां, जानते हो ना, अपने फोर लिम्स के अंदर दोनों अग्रपाद और पश्चपादों में मिलाकर कितनी अस्थियां, इधर 30 अस्थियां, इधर 30 अस्थियां, यस और नो, राइट। तो 60 और 60 पैरों के अंदर 30-30 है ना। तो बताओ जल्दी से, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के अंदर मिलाकर कितनी अस्थियां, पूरी की पूरी बॉडी की अधिकांश अस्थियां जो है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की अस्थियां वो उपास्थि जात अस्थियां। फोर लिम्स के अंदर कितनी अस्थियां होगी, 60। हाइंड लिम्स के अंदर कितनी अस्थियां होगी, 60, 120। क्लियर। और रिब्स के अंदर कितनी हो गई, दैट इज 24। तो लगभग 144 अस्थियां बॉडी के अंदर तो केवल किसकी बनी हुई, ये उपास्थि जात अस्थियां ही होती है। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार की अस्थियां, मेम्ब्रेनस अस्थियां, जिसको बोलते हैं कलाजात अस्थियां। बहुत बार हर किताब में प्रश्न है, लेकिन बच्चे कई बार नहीं कर पाते। कलाजात अस्थियां या डर्मल अस्थियां, चर्म अस्थियां, या इनको इन्वेस्टिंग बोन्स भी कहते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कलाजात अस्थियां या चर्म अस्थियां। दीज बोन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस। त्वचा के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है अधिचर्म और एक होता है चर्म। ठीक है, मैं कह रहा हूं दीज बोन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस। डर्मिस के अंदर पाए जाने वाले संयोजी ऊतक से, याद रखना, डर्मिस में, तभी तो चर्म अस्थियां कह रहे हैं, राइट, डर्मल बोन्स कह रहे हैं। क्योंकि क्या कहा है मैंने, डर्मिस में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक से किसका विकास होता है,
किसका विकास होता है? इन बोन्स का मेम्ब्रेनस कलाजात या चर्म अस्थियों का। दीज बोन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस, या मैं यूं भी कह सकता हूं फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस। डर्मिस का जो संयोजी उत्तक होता है, डर्मिस का जो संयोजी उत्तक होता है, उसके अस्थि भवन से किसका निर्माण होता है? चर्म अस्थियों का या कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस। क्लियर? अब मैं कुछ इस तरीके से बताता हूं कि मैं कैसे बनती है ये चीज। इनके निर्माण में संयोजी उत्तक की फाइब्रोब्लास्ट का रूपांतरण ऑस्टियोब्लास्ट में होकर डर्मिस में अस्थि के पदार्थ का निक्षेपण किया जाता है। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या है, इन अस्थियों का निर्माण किससे हुआ है? डर्मिस में पाए जाने वाले संयोजी उत्तक से हुआ है ना। तो इनके निर्माण में जो संयोजी उत्तक की जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है का रूपांतरण किसमें हो जाता है? याद रखना, इनके निर्माण में संयोजी उत्तक की फाइब्रोब्लास्ट का रूपांतरण किसमें हो जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट में, क्योंकि बोन में क्या होती है? ऑस्टियोब्लास्ट में होकर डर्मिस में अस्थि के पदार्थ का निक्षेपण किया जाता है। क्लियर है? इनके निर्माण में जो संयोजी उत्तक की फाइब्रोब्लास्ट होती है रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। फाइब्रोब्लास्ट बदली ऑस्टियोब्लास्ट में, और इस प्रकार से डर्मिस में अस्थि के पदार्थ का क्या किया जाता है? निक्षेपण किया जाता है, जिससे डर्मिस के संयोजी उत्तक में, जिससे क्या होगा? डर्मिस का जो संयोजी उत्तक होता है उसमें चपटी अस्थि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, और इसे ही हम क्या कह देते हैं? कलाजात अस्थि कह देते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं? कलाजात। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दूं, इनके निर्माण में संयोजी उत्तक, डर्मिस की जो संयोजी उत्तक होती है उसके अंदर पाए जाने वाली फाइब्रोब्लास्ट का रूपांतरण ऑस्टियोब्लास्ट में हो जाता है, और डर्मिस में अस्थि के पदार्थ का निक्षेपण या डिपोजिशन हो जाता है, जिससे डर्मिस के संयोजी उत्तक में एक चपटी अस्थि का, डर्मिस के संयोजी उत्तक में एक चपटी अस्थि का निर्माण हो जाता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? कलाजात अस्थि, या इसको हम चर्म अस्थियों के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कहां पर है? कौन सी हमारे शरीर के अंदर कलाजात अस्थियां हैं? उरोस्थि, स्टर्नम तो सबने सुना होगा, चेस्ट बोन, राइट, जिससे कि कौन जुड़ी रहती है? पसलियां वगैरह जुड़ी रहती है, तो उरोस्थि। वोमर कहां पर होती है? यहाँ पर, राइट। ये जो टिप है नेशल बोन का, यहाँ पर जो ये टिप है, राइट, वहां पर वोमर होती है। नेजल बोन सब जानते हैं, नेजल बोन, पूरी नेजल बोन्स, उनका निर्माण भी सब क्या कहलाती है? कलाजात अस्थियां कहलाती है। प्यूबिस कहां पर होती है? श्रोणी मेखला के अंदर जो है वो प्यूबिस होती है। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कोलर बोन, यहाँ पर जो होती है दैट इज द कोलर बोन। और स्कैपुला, ये जो स्कैपुला पीछे की तरफ जो है, राइट, वर्टिकल कॉलम के दोनों तरफ जो चौड़ी ट्रायंगुलर बोन्स होती है स्कैपुला, ये सब क्या कहलाती है? दैट इज कलाजात अस्थियां कहलाती है। क्लियर? अच्छा, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, जो स्कल होती है उसकी कुछ बोन्स होती है स्कल की, जैसे कि पैराइटल बोन्स, जैसे फ्रंटल बोन्स, राइट, जैसे लेक्राइनल बोन्स, जैसे टेम्पोरल बोन्स, ये सब जो फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल है, राइट, वो भी क्या कहलाती है? कलाजात अस्थियां। क्योंकि कलाजात अस्थियां कैसी होती है? चपटी होती है। कलाजात अस्थियां कैसी होती है? चपटी। तो ये जो फ्लैट बोन्स ऑफ जो स्कल है उनका, ये भी कैसे कहलाती है? कलाजात अस्थियां कहलाती है। और जो जॉ बोन्स होती है, जैसे कि मैंडिबल है, मैक्सिला है, पैलेंटाइन है, ये जो जॉ बोन्स है ये भी सब क्या है? कलाजात अस्थियां है। इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाते हैं, द नेक्स्ट वन इज कंड्रा अस्थि। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेस्मोइड बोन, हर किताब के अंदर क्वेश्चन होते हैं। सेस्मोइड बोन, सेस्मोइड बोन जो है वो क्या है? पहले से देखिए, सेस्मोइड बोन क्या है उसको देख लीजिए। सेस्मोइड बोन, कंड्रा अस्थि, these bones are developed by ossification of tendons. कंडरा अस्थि, सेस्मोइड बोन, these bones are developed by ossification of tendons. टेंडन्स के अस्थि भवन से जो बोन्स विकसित होती है, टेंडन तो सब समझते हो ना, बोन को, मसल और बोन को जोड़ने वाली संरचना। क्लियर? तो याद रखना, टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। कंडराओं के ऑसिफिकेशन से जो बोन विकसित होती है, जो बोन परिवर्तित होती है, उसको बोलते हैं कंडरा अस्थि। These bones are developed by the ossification of the tendons, याद रखना, ossification of tendons at the joints, क्यों? क्योंकि ये बोन को मसल से जोड़ते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है पटेला, नी बोन, सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो क्या चीज है? नी बोन, जो घुटनों में पाई जाती है। इसको शरीर की लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन माना जाता है, बोन माना जाता है। एक और होती है पिसीफॉर्म बोन, एक बोन होती है पिसीफॉर्म। पिसीफॉर्म को रिस्ट बोन मानते हैं, रिस्ट बोन। ये तो सब जानते हो कि रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर, मानवों के अंदर 8 बोन्स होती है।
अब 8 में से 7 बोन्स, 8 में से याद रखना आठों के आठों जो है वो कंट्रास्टी नहीं है। 8 में से 7 बोन्स जो है वो तो क्या होती है, वो 8 में से 7 कार्बन्स जो होती है वो तो कैसी होती है, उपास्थि जात होती है। 8 में से 7 कार्बन्स तो कैसी होती है, उपास्थि जात होती है। लेकिन जो एक कार्बन है जिसको हम पिसिफॉर्म कह रहे हैं वो कैसी होती है, सेसमोइड होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, कंट्रास्टी या सेसमोइड बोन के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं लास्ट में विसल बोन्स। पहली बात तो ये जान लो कि विसल बोन्स मानवों के अंदर अनुपस्थित होती है, राइट। विसल बोन्स जो है या जिसको कि हम लोग आंतरांगीय अस्थियां कहते हैं, आंतरांगीय अस्थियां, ये आंतरांगों के संयोजी ऊतक में, आंतरांग जो होते हैं शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग होते हैं, विसल ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर स्थित संयोजी ऊतक के अस्थि भवन होने से, ऑसिफिकेशन होने से जो बोन्स बनती है वो विसल बोन्स कहलाती है। लेकिन ये केवल कुछ ही जंतुओं के अंदर पाई जाती है, जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा। ऑस्पेनिस, 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 इट इज फाउंड इन द, जैसे कि नेम शो कर, इट इज फाउंड इन द पेनिस ऑफ बैट, रैट, टाइगर, राइट। इन सब के अंदर, वापस से बोल रहा हूं, बैट, रैट, टाइगर, इन सब के पेनिस के अंदर, राइट, जो बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विसल बोन कहते हैं, इसको ऑस पेनिस कहते हैं, लेकिन ये मानवों के अंदर अनुपस्थित होती है। ऑस्कार्डिस, ऑस्कार्डिस क्या है, हिरन का जो हृदय होता है, हिरन के हृदय का जो अंतरानिलय पट होता है, अंतरानिलय पट यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है उसमें ऑस्कार्डिस होती है। क्या होती है, हिरन के हृदय में अंतरानिलय पट जो होता है उसमें ऑस्कार्डिस जो बोन होती है वो किसका एग्जाम्पल है, विसल बोन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो एक तो ये जो 4 टाइप्स की जो बोन्स है, उपास्थि जात या प्रतिस्थापी अस्थियां, राइट, दूसरी कलाजात या चर्म अस्थियां, तीसरी कंडरा अस्थियां और चौथी आंतरांगीय अस्थियां, विसल बोन्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो टाइप्स ऑफ बोन्स होगी। साथ के साथ मैं आपको अब ये भी पढ़ाना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर एक बोन आया का नाम आया था कॉम्पैक्ट बोन, राइट, जिसमें हैवर्शियन सिस्टम वगैरह जो है उपस्थित होते हैं। एक और होती है जिसको कि हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स। तो आखिर कॉम्पैक्ट बोन्स क्या होती है, स्पॉन्जी बोन्स क्या होती है, तो एक बार अपने इनको भी पढ़ लेते हैं, राइट। नाउ देखो स्पॉन्जी बोन्स क्या होती है। एक बात दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लें कि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर हैवर्शियन सिस्टम नहीं होता है। आपने बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, और वहां पर मैं ये बता चुका हूं कि हैवर्शियन सिस्टम केवल जो है वो कॉम्पैक्ट बोन्स में होता है, हैवर्शियन सिस्टम जो है वो स्पॉन्जी बोन्स में नहीं होता है। अच्छा, इन बोन्स की जो मज्जा गुहा होती है ना, जो मैरो कैविटी होती है, बोन मैरो कैविटी, इन बोन्स की जो बोन मैरो कैविटी होती है उसमें कुछ ट्रेबिक्यूली के रूप में पाई जाती है। क्लियर, इन बोन्स की जो मज्जा गुहा है वो कैसे, ट्रेबिक्यूली के रूप में, कगारों के रूप में, राइट, पाई जाती है। और उसमें जानते हो क्या भरा रहता है, रेड बोन मैरो भरा रहता है। वापस से कह दूं कि ये जो स्पॉन्जी बोन से इनकी मज्जा गुहा जो है वो ट्रेबिली के रूप में, कगारों के रूप में पाई जाती है, और जिसमें रेड बोन मैरो भरा रहता है। और नेचुरल है कि ये जो है रेड बोन मैरो भरा रहता है तो ये रक्त कणिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। जितने भी रक्त कणिकाएं हैं, है ना, आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी वगैरह, उन सब का निर्माण करता है। अतः शरीर की जितनी भी स्पॉन्जी बोन्स होती है, शरीर की जितनी भी स्पॉन्जी बोन्स होती है वो हीमोपोएटिक होती है। क्यों, क्योंकि वो रक्त कणिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं, कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, रिब्स, प्यूबिस श्रोणि मेखला में पाई जाती है ना, स्टर्नम, चेस्ट बोन, वर्टिब्रा यानी कि कशेरुकाएं वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, स्कैपुला जो कि पीछे, राइट, यहाँ पर इस जगह पर कंधे में पाई जाती है, राइट, और क्लेविकल जिसको कि कॉलर बोन कहते हैं, ये सब जो है वो स्पॉन्जी बोन्स के उदाहरण है। ओके, अब जो दूसरी बोन्स होती है उनको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स और स्पॉन्जी बोन के अंदर बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हैवर्शियन सिस्टम स्पॉन्जी बोन में नहीं था, यहाँ पर हैवर्शियन सिस्टम होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट बोन का, डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। आपने बोन का स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अलग अलग भाग पढ़ाए थे, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस वगैरह। तो जो लॉन्ग बोन का डायाफाइसिस भाग है, लॉन्ग बोन का जो डायाफाइसिस भाग है, राइट, वो किसका उदाहरण है, कॉम्पैक्ट बोन का उदाहरण है। और इनमें क्या भरा रहता है, येलो बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो, वाईबीएम यानी कि येलो बोन मैरो
अस्थि पीत मज्जा जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, जबकि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो पाया जाता है। इज इट क्लियर? एक तीसरा और है न्यूमेटिक बोन्स। ये तो बहुत आसान है, आपने सुना होगा, पक्षियों के अंदर ये बोन्स पाई जाती है। इन बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है उसमें वायु से भरी गुहाएं पाई जाती हैं। इन बोन्स की ये जो इन बोन्स होती है ना, ये जो न्यूमेटिक बोन्स होती है, इनकी मैट्रिक्स में वायु से भरी गुहाएं पाई जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, वायु से भरी गुहाओं के कारण जो अस्थि का भार होता है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। यानी कि अस्थियां जो होती है भार में क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और ये पक्षियों के अंदर एक प्रकार का अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, जो उनको फ्लाई करने के अंदर, उड़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। क्लियर? एक लास्ट में डिप्लॉइक बोन होती है, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। डिप्लॉइक बोन या हेटेरोटाइपिक बोन होती है, जैसे कि नेम शो कर रहा है हेटेरोटाइपिक, मतलब यहाँ पर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट दोनों बोन्स आपको देखने को मिलेगी। कैसे? आप जानते हो ना कि स्कल की जितनी भी बोन्स होती है वो कैसे होती है, फ्लैट होती है। ऑल फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, स्कल की जितनी भी फ्लैट बोन्स है वो सब डिप्लॉइक बोन या हेटेरोटाइपिक बोन के उदाहरण है। कैसे? इन अस्थियों में मध्य भाग स्पॉन्जी बोन का बना होता है। ये जो हेटेरोटाइपिक बोन होती है ना, या जो फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल होती है, इनका जो मध्य भाग होता है वो तो किसका बना होता है, स्पॉन्जी बोन का। तो मध्य भाग तो बन गया स्पॉन्जी बोन का। और आप जानते हो कि स्पॉन्जी बोन की जो मज्जा गुहा होती है वो ट्रेबिली के रूप में होती है, जिनमें ट्रेबिक्यूली में रेड बोन मेरो भरा रहता है। ये तो अभी बताया था कि ट्रेबिक्यूली के रूप में पाई जाती है, जिसमें रेड बोन मेरो भरा रहता है। क्लियर? लेकिन ये जो अस्थियां होती है वो अपनी ऊपरी और निचली सतह से, देखो समझने की कोशिश करो, इन अस्थियों का मध्य भाग तो स्पॉन्जी भाग से बना हुआ है, स्पॉन्जी बोन से बना हुआ है, लेकिन इन अस्थियों की ऊपरी और निचली सतह जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से ढकी रहती है। तो इनकी ऊपरी और निचली सतह के ऊपर तो कॉम्पैक्ट बोन है, और मध्य भाग जो है वो किसका बना हुआ है, स्पॉन्जी बोन का। तो स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन दोनों की बनी हुई ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोटाइपिक बोन या डिप्लॉइक बोन। क्लियर? तो ये और जो अभी मैंने बोन्स पढ़ा है, स्पॉन्जी बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, डिप्लॉइक बोन्स, इनके बारे में भी जानकारी रखिए, कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो स्केलेटन वाला जो पार्ट था, बोन वाला, कार्टिलेज वाला, और ये जो पार्ट था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब जो है वो इसमें एक ही टिश्यू रह जाता है, और वो कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ये ब्लड वगैरह जो है ये सब पढ़ते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।